जय हिंद दोस्तों। तो आज आपके सामने एसीसी का जो बैच है आपका यहाँ, उसके लिए एक न्यू आर्टिकल, एक नई जो आर्टिकल है कार्बन एंड कंपाउंड, वो लेके आ रहे हैं हम। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो आपको आशा करते हैं कि आप को जो पीछे जो वीडियोस मिले हैं वो आपको पसंद आए होंगे, आपने अच्छे से उनमें सीखा होगा और आगे भी जो है ना आप ऐसे ही सीखते रहेंगे। तो जो नई आर्टिकल हमारे पास वो है कार्बन से रिलेटेड, कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या रहता है, ये किस टाइप का एलिमेंट है। तो कार्बन कंपाउंड, और स्टार्ट करें हम तुम्हारे यहां कार्बन। और कार्बन में क्या है, मेन चीज क्या है ऐसा कार्बन? कार्बन इज ए एलिमेंट, वो एक एलिमेंट है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म। क्यों करते हैं हम इसके बारे में बात, या फिर ये कहिए आप इस एलिमेंट में ऐसा क्या है, ये पूरी यूनिट, चाहे वो आप एनसीईआरटी के बेसिस पर कहिए या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका जो एग्जाम है इसमें कहिए, ऐसा क्या है इस एलिमेंट में कि हमें इसको अकेले को डिस्कस करना पड़ता है? ऐसा क्या एलिमेंट है ये, इस किस तरह के कंपाउंड है इसके? तो कार्बन वर्साटाइल नेचर मींस एक में अनेक, मींस ये जितने भी एलिमेंट हैं इसके अलावा 117 टोटल 118 एलिमेंट है, इसको छोड़कर 117 एलिमेंट बाकी रहते हैं। जो बाकी 117 एलिमेंट है 117, उनसे ज्यादा अकेला कंपाउंड ही बनाता है। उन बाकी एलिमेंट के जो कंपाउंड है वो है समझिए 2 मिलियन, इसके अकेले के 2 मिलियन से भी ज्यादा है, इसके अकेले के 2 मिलियन से भी ज्यादा है। और 117 एलिमेंट के 2 मिलियन से कम है और अकेले के 2 मिलियन से भी ज्यादा। क्यों? मेन चीज है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से स्टार्ट करेंगे हम। कार्बन 6 नंबर पर बैठा है पीरियोडिक टेबल में। पहली शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में, लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। इन 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। शेयर, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो कंपाउंड बनेगा उसके रिजल्ट से, उसके बॉन्ड के बनने के रिजल्ट से, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट कैसे कंपाउंड बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जिस एलिमेंट के साथ इसको कंबाइन होना है उसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है दूसरे एलिमेंट की वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, इसके पास 4 है शेयर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस एलिमेंट की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, उसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। जिस एलिमेंट के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। जिस एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस होती है, वो कंपाउंड नहीं बनाती, तो जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसमें किसी भी एलिमेंट को ना नहीं कहा, जितने भी एलिमेंट हैं इसके अलावा उन सब को ये कहता है विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? मींस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में और उनको ये शेयर करता है और कंपाउंड बना लेता है, इसलिए इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड है यहां, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे जो हमने छोटी क्लासेस वगैरह में पढ़े होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी बताया गया होगा। कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से जो कंपाउंड बनते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। किसमें? आयनिक कंपाउंड्स में। आयंस जैसे आप सोल्ट है, कॉमन सोल्ट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अपोजिट चार्ज, ये कैटायन ये एनायन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, आपस में कंबाइन होंगे ये चार्ज से, तो आयन आपस में कंबाइन होंगे अपोजिट चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कुलाम्बिक फोर्स से, और वो फोर्स अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। इसलिए जो कंपाउंड बनेगा NaCl कॉमन सॉल्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस से बना है, आयंस की वजह से बना है। इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड बनता है हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जैसे हम सबसे आसान एग्जांपल समझेंगे आप, कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। मीथेन जो नेचुरल गैस है, 4 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, दूसरा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तीसरी के पास भी 1, चौथी के पास भी ऐसे 1। तो ये हर एक हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करता है। 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 4 अपने 4 हाइड्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास आखिरी शेल में, मतलब नोबल गैस बन गया ये। आफ्टर शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया सिंगल बॉन्ड, 2 शेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड, 3 शेयर करता है तो ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन ऐसे अपने कंपाउंड जो है ना वो बना रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड इस टाइप से वो बनाता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, क्योंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उन 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है। ये चीज है आपके पास, ये है कार्बन के बारे में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी करेंगे हम। वैसे तो इसकी केमिस्ट्री जो है ना हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन के हिसाब से कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो इजी क्वेश्चन मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे और इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2-4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी एलिमेंट की वो है 2-4, मींस इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, 2 शेल है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जोड़िए आप 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर उसका 6 है। छठे नंबर पर कौन बैठा पीरियोडिक टेबल में? कार्बन, इसका मतलब वो कार्बन है, वो एलिमेंट है कार्बन। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ना आपने काउंट कर लीजिए, बस जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, वो एटॉमिक नंबर, और वो क्या है? कार्बन है आपके पास। हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन 1 कार्बन एटम्स फॉर्म इन ए कंपाउंड? अब वो जो एलिमेंट है जिसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, या फिर वो जो कार्बन है जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो कितने बॉन्ड बना पाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, पता है आपको। टू एक्वायर the stable noble gas configuration, every element has 8 electron in last shell. नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि इसको एक्वायर करनी है तो उसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो ऑक्टेट पूरा करे। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे तो 4 खुद के 4 दूसरे एलिमेंट के अलग अलग, चाहे चारों एक एक के हो, 2 एक के हो, 2 दूसरे के हो, 1 एक का हो, 3 एक का हो, 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा ये, 4 अपने और 4 अगलों के। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड कितने बनेंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है वो? चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 1 डबल 2 सिंगल बना सकता है। जैसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे इसने 4 अलग अलग एटम के साथ,
ये चार अलग अलग एलिमेंट के एटम थे या फिर एक जैसे जैसे हाइड्रोजन के थे, आपने CH4 में पढ़ा। दूसरा, एक एलिमेंट के एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और 2 के साथ एक एक। तीसरा, एक एलिमेंट के एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और एक के साथ 3 शेयर कर ले। फोर्थ, एक के साथ, एक एलिमेंट के एटम के साथ डबल, दूसरे के साथ भी डबल, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। ऐसे 4 बॉन्ड ही बनाएगा। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, हेंस इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। ये नेचर में टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड ही बना सकता है। ये देखिए आपके पास तो 4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। उसके बाद में आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू मीथेन। क्लोरीन गैस को मीथेन में जोड़ा गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस में। व्हाट इज लाइकली टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट बाई एक्स। मतलब ये जो एक्स प्रोडक्ट बनेगा केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट मिलकर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सिंपल, CH4 रिएक्शन में लिख रहा हूं यहां CH4, मीथेन प्लस क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, CH4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन सब्स्टिट्यूट ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह के ऊपर, एक हाइड्रोजन की जगह पर एक क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन। अब यहां एक क्लोरीन रहता है, वहां से हाइड्रोजन को हटाया HCl, तो प्रोडक्ट क्या बने, क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये ऑप्शन आपके पास देखिए, क्लोरोमीथेन कहां हमारे पास और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके पास ऑप्शन में CH4H2SO4 CH3Cl प्लस HCl। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, CH3Cl प्लस HCl। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, हाइड्रोजन से, नॉन मेटल है इसमें, और वो क्या करता है, कम रिएक्टिव हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। आप यदि आयंस के केस में करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड बोल देते हैं, वैसे दोनों का मतलब एक ही है, डिस्प्लेसमेंट का और सब्स्टिट्यूशन का। दूसरे को उसकी जगह से हटाना, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट एक ही चीज है। आजकल तो वो प्रो कबड्डी लीग में भी आप सुनते होंगे, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आते रहते हैं, तो क्या करते हैं, एक रेडर जो है ना उसको हटाया जा रहा है, दूसरा रेडर उसकी जगह पर आ रहा है, या फिर डिफेंडर टीम की जरूरत के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब दूसरे को उसकी जगह से हटाना, बात खत्म। ये चीज है आपके पास, तो ये देखिए आंसर। उसके बाद में आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिलो इमेज रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन वेयर इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मींस आपको ध्यान से ये समझना है इस क्वेश्चन में कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड K2Cr2O7 H2SO4 है। एक और लिख देता हूं मैं, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, जिसे आप लाल दवाई कहते हैं, आपने सुना होगा लाल दवाई, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट किसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH में। दीज आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद से ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, दूसरे सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब है इथेनॉल को क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज्ड, इथेनॉल में ऑक्सीजन जोड़ेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जोड़ना, हाइड्रोजन हटाना, तो ये ऑक्सीजन जोड़ेंगे और हाइड्रोजन हटाएंगे। तो ऑक्सीजन जोड़िए CH3COOH, हाइड्रोजन हटाइए, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन के बदले में 2 हाइड्रोजन जाएंगी। वही किया भी है मैंने, देख लीजिए, एक ऑक्सीजन जोड़ा है, 2 हाइड्रोजन हटाइए, मतलब क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड। क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है। विनेगर
जिसे आप सिरके वाला तेल भी कह सकते हैं, जो अचार वगैरह में, पिकल्स वगैरह में काम में लिया जाता है। ये है आपके पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, और वो है आपके पास इथेनिक एसिड, वो है ऑप्शन आपके पास डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये है आपके पास, ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, कार्बन के कंपाउंड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट स्टडीज दैट विनेगर which is a diluted form of ethanoic acid, yes, freezes during winter। कोई स्टूडेंट जो है ना पढ़ रहा है कि जो विनेगर है, जिसे आप सिरके वाला तेल कहते हैं, जो अचार में यूज किया जाता है, which is a diluted form of ethanoic acid, इथेनोइक एसिड की डायल्यूटेड फॉर्म, इथेनोइक एसिड की डायल्यूटेड फॉर्म है, 8, 9, 10% है वो पानी में। फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के दिनों में वो फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कोई चीज सर्दी के दिनों में फ्रीज हो रही है, टेम्परेचर कम रहता है सर्दी के दिनों में, फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो चीज, व्हाट डज दिस सजेस्ट, बता रहा हूं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड या विनेगर का दूसरा नाम होता है ग्लाइसल एसिटिक एसिड, मतलब जो सर्दी के दिनों में क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। ठीक है, ग्लेशियर से वो वर्ड लिया गया, जैसे ग्लेशियर क्या, तो जहां बर्फ ही बर्फ रहती है, उसी से वो वर्ड लिया गया है, ग्लाइसल एसिटिक एसिड कहते हैं हम, जो सर्दी के दिनों में फ्रीज हो जाए। इसका मतलब है कौन सी चीज जल्दी फ्रीज होगी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। तो इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा वो क्या हो रहा है, जल्दी फ्रीज हो रहा है। जैसे पानी है, पहले से ही मेल्टिंग स्टेट में है, पहले से लिक्विड स्टेट में है, फ्रीज हो जाएगा जीरो से जैसे नीचे जाएगा। ऐसे ही आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड, यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट जिस भी सब्सटेंस का, आप देखिए आयरन है, हम कहेंगे कि जो ना जी उसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ, आयरन को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, इमेजिन करिए, ताकि वो पहले मेल्ट हो, फिर उसके बाद में उसको फ्रीज करें। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट पहले से कम है, मतलब वो पहले से लिक्विड स्टेट में, वो आसानी से फ्रीज हो जाएगा। ये चीज है आपके पास। तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीज होने वाली जो टेंडेंसी है वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है, याद रखिए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा एसिटिक एसिड का, इसलिए वो जल्दी से क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ये है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट स्टडीज दैट ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड्स। सोप, साबुन, क्लीनिंग एजेंट है, सोप और डिटर्जेंट क्लीनिंग एजेंट है, दोनों को क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में, घर पर रोजमर्रा के जीवन में, वो दोनों क्या है, क्लीनिंग एजेंट है। कौन, सोप और डिटर्जेंट। वन ऑफ विच इज आयनिक एंड, अब साबुन के बारे में है, पूरी फॉर्म बताएंगे आपको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच इज एन आयनिक एंड द अदर इज द कार्बनिक चेन, वेरी गुड। Which option explains the interaction of a soap molecule with oil? कौन सा ऑप्शन जो है ना वो ठीक रहेगा, इंटरेक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विद ऑयल। बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको, RCOONA, किसी भी साबुन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपका सामने, RCOONA। जैसे R की जगह पर मैं C17H35COONA लिख देता हूं, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट, साबुन को बनाता है ये सोडियम स्टीरेट। अलग अलग साबुन में ये आर जो है ना, ये अलग अलग कर सकते हैं बस, और सब साबुन में RCOONA होता है। और आर जैसे किसी एक साबुन में लिख रहा हूं मैं C17H35 सोडियम स्टीरेट, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट, साबुन का कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। अब ये जो आर पार्ट है ना, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। आयनिक एंड तो देखिए, सोडियम पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये पार्ट आयनिक पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है, ठीक है। ये जो आर पार्ट होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, जबकि आयनिक पार्ट जो होते हैं ना, वो होते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट होते हैं वो, वाटर लविंग, क्योंकि
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पानी में डिजोल्व होते हैं, और जिनमें कोई चार्ज नहीं होता वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, क्योंकि वो नॉन पोलर पार्ट होते हैं, जिनमें कोई पोल नहीं होता, दो पोल नहीं होते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो आर पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग, पानी में डिजोल्व नहीं होता। और जो चीज पानी में डिजोल्व नहीं हो किस में डिजोल्व होगी? ऑयल में। जो चीज पानी में डिजोल्व नहीं हो रही वो चीज किस में? ऑयल में डिजोल्व होगी। तो आर पार्ट, जितने भी आर पार्ट हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होता, मतलब हाइड्रोफोबिक। आर पार्ट मींस हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन का जो भी पार्ट है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड पानी में कभी भी सोल्यूबल नहीं होता। ध्यान से सुन लीजिए, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, बोला मैंने हाइड्रोकार्बन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, बाकी नहीं कि ऑक्सीजन भी उनके साथ हो, वो तो डिजोल्व होगा। नाइट्रोजन वाली चीज बोली आ जाए तो वो भी डिजोल्व होगा। केवल कार्बन हाइड्रोजन, तो ये देखिए C17H35 केवल कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ये पानी में कभी डिजोल्व नहीं होगा, ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग पार्ट होता है। तो ये किस में डिजोल्व होगा? ऑयल में। पढ़ लीजिए अब, आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द ऑयल, गलत बात। द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द ऑयल, द कार्बोनिक चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द ऑयल। ये कार्बोनिक चेन, कार्बन वाला जो पार्ट है C17H35, ये जो पार्ट है सोप का, वो इंटरेक्ट होगा किसके साथ? ऑयल के साथ। वो तेल की बूंद में डिजोल्व हो जाएगा, वो ऑयल लविंग पार्ट है, क्योंकि वो वाटर हीटिंग है, वो हाइड्रोफोबिक है। जब वाटर को हीट करेंगे वो ऑयल में डिजोल्व हो जाएंगे। ये था आपके पास, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड मैंने बताया था, वीडियो के शुरू में बताया था, कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कार्बन के जितने भी कंपाउंड है देख लीजिए, सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। मिथेन, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि वो गैस में है, बताइए उसको क्या मेल्ट करे, क्या बॉइल करे? पहले से जो गैसीय स्टेट में है वो तो है ही बॉइलिंग स्टेट में एक तरह से। जबकि आयनिक कंपाउंड मतलब नमक NaCl, देखो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 700-800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इमेजिन करिए इतना टेम्परेचर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आयंस के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि कोवेलेंट जो कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक रहता है, इसलिए उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका? कोवेलेंट का, जबकि आयनिक का बहुत ज्यादा। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, जबकि आयनिक अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। किसमें? लिक्विड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में तो वो भी बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर। जैसे NaCl का बड़ा सा पत्थर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, इस साइड से बेड वायर, इस साइड से आपने टच कर लिया, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो लिक्विड स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है, जैसे ही आप वायर, बेड वायर डालेंगे, यदि आपने टच भी कर लिया तो जोर का धक्का लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा आपको, क्योंकि वो मेल्टिंग स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। दे हैव हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड पहला ये बस, ठीक है, ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, हाँ ठीक है। बोथ ए एंड बी, हाँ ठीक है, वो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करेंगे मोल्टन स्टेट में, बिल्कुल सही है। सॉलिड में बैड कंडक्टर है, तो बोथ ए एंड बी ये दोनों चीजें ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक करना आपने? सी, क्योंकि एक ऑप्शन तो एक ही ठीक करना है। ए स्टेटमेंट ठीक है, बी स्टेटमेंट ठीक है, सी वो दोनों बता रहे थे, बिल्कुल सही है। ये है आपके पास, ये करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन? शुरू में मैंने उसी का एग्जांपल दिया आपको, मीथेन CH4, ये मीथेन गैस है। बताइए, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए हैं? 4 बॉन्ड हो गए। सिंगल बॉन्ड गिनने अपने, काउंट करने, कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, 4 कर दीजिए बस। सिंगल कितने बॉन्ड है मीथेन में? 4, बात खत्म। ये है आपके पास। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड के लिए बताया मैंने, कार्बन के कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गलत बात। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बिल्कुल सही।
कार्बन के तकरीबन जो कंपाउंड है इलेक्ट्रिसिटी के बेड कनेक्टर है, क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाते हैं कंपाउंड, वो इलेक्ट्रिसिटी के बेड कनेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस से जो कंपाउंड बनेंगे वो आयनिक होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कनेक्टर होते हैं मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बिल्कुल सही बात, आयनिक में स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, गलत बात। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, और दूसरा और तीसरा ऑप्शन किसमें है? बी में। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, ये है आपके पास, ये करना आपको। उसके बाद में है when ethanoic acid is treated with NaHCO3 the gas evolved is ethanoic acid। रिएक्शन में लिख दूंगा मैं आपके लिए, इथेनोइक एसिड CH3COOH। कैसे पता लगता है इथेनोइक एसिड का? इथ एन ओइक एसिड, इथ मींस दो कार्बन, ये देखिए दो कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसे इस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कहते हैं? ओइक, कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स यूज करते हैं उसके लिए ओइक एसिड। NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, NaHCO3 के साथ क्या बनाएंगे? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। कौन सी गैस रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है आपके पास एनसीईआरटी की रिएक्शन सही 10th क्लास की, कि जब इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसे आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, क्या करेगा? रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड के साथ, तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है आपके पास। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए प्लीजेंट स्मेल ऑफ एस्टर व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम इसे। कौन सा सब्सटेंस एस्टर प्रोड्यूस करेगा? मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट करके? इथेनॉल। तो एक तो है हमारे पास CH3CH2OH इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, क्या बनाते हैं? एस्टर। तो इसने तो रिएक्टेंट ही पूछा था, दूसरा एक रिएक्टेंट ये तो गिवन है, ये पूछा था इसने, ये पूछा था हमसे। तो ये CH3 क्या बना देंगे? CH3CH2, आपके पास यहां क्या होगा? हमारे पास CH3CO OOC CH3 प्लस H2O, CH3CO CH2 CH3। इस टाइप से आप जो है ना क्या कर रहे हैं? एस्टर RCOR पार्ट, इसको उल्टा लिख देंगे आप RCOOR पार्ट। ये R पार्ट, वो R पार्ट। अब जो भी लिए गए हैं यहां वो R पार्ट देख लीजिए, कोई बात नहीं। जो भी पार्ट लिए गए हैं, ठीक है, उनको देखिए आप ध्यान से। एस्टर कौन बना रहा है? इथेनॉल और एसिटिक एसिड की रिएक्शन से एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। ये ध्यान में रखिए, एस्टर बनते हैं। इसे ये लिखिए आप, ये था आपका पास। तो इथेनोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इथेनॉल तो गिवन है, इथेनोइक एसिड। अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से एस्टर बनता है, बात खत्म। ये है आपके पास, ये करना पे। ये था आपके पास, ये था कार्बोनेट्स कंपाउंड। और आपने ये क्वेश्चन जो है ना उनको देखिए, ध्यान से समझिए और कार्बन के बारे में जितनी जानकारी हो जुटाइए, ताकि जो इजी क्वेश्चंस आए वो हम कर पाए। तो थैंक यू।